नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KGS विद्यापीठ पर। मैं गौरव सर आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में आपको राजस्थान का जो भी फैक्चुअल डेटा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। राजस्थान जीके जो है वो सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप चाहे पटवारी की कर रहे हो, चाहे BSTC की तैयारी कर रहे हो, चाहे 4th ग्रेड की करो या फिर RS की करो, हर एक एग्ज़ाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और फैक्चुअल डेटा आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। आप चाहे CET के एग्ज़ाम को लेके देख लो या फिर अभी जो रिसेंटली जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आप देखोगे तो आपके जो फैक्चुअल डेटा है, जो वन लाइनर्स है, वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हम उसी पे एक वीडियो लेकर आए हैं, राजस्थान का सामान्य परिचय। इसमें हम देखेंगे कि राजस्थान जो है वर्तमान में जैसा दिखता है, ये शुरुआत में कैसा था, इसका नामकरण कैसे हुआ, इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान का सामान्य परिचय। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसके नामकरण से। नामकरण मतलब इसका नाम राजस्थान कैसे पड़ा है। क्या शुरुआत में इसको राजस्थान कहा जाता था क्या? नहीं, शुरुआत में इसको राजस्थान नहीं कहा जाता था। शुरुआत में इसका नाम कुछ और था। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है आपके मरुकांतार। तो ये मरुकांतार नाम किसने दिया था? मरुकांतार नाम दिया था इसको वाल्मीकि ने। वाल्मीकि की जो रामायण थी उसमें राजस्थान के लिए लिखा हुआ था मरुकांता। रामायण आप सबने पढ़ी होगी। तो उसमें जब कहा जाता है कि जब राम जी ने अपना धनुष जब चढ़ा लिया था समुद्र को सुखाने के लिए, याद है ना आपको? क्योंकि जब राम जी रावण के पास जाते हैं तो वो राम सेतु बनाने से पहले समुद्र देवता से आग्रह करते हैं कि वो उनको रास्ता प्रदान करें, पर समुद्र देवता उनकी सुनते ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि हम आपको सुखा देंगे। तो उसके लिए जब उन्होंने तीर चढ़ाया, तो अब जैसे ही तीर चढ़ाया समुद्र देवता लाइन पे आ गए। तो उन्होंने कहा कि अरे भगवान माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, आप क्या करना चाहते हो, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। तो राम जी ने कहा वो सब तो ठीक है, पर अब इस तीर का क्या करें? एक बार धनुष पे चढ़ा हुआ तीर वापस से नहीं उतारा जा सकता। तो उन्होंने कहा कि आप इसको मेरे पे मत छोड़ो, कहीं और छोड़ दो। तो कहीं और छोड़ो, तो फिर इन्होंने किधर छोड़ा? तो वाल्मीकि ने ऐसा लिखा है कि इन्होंने दक्षिण की उत्तर दिशा में फेंका। तो दक्षिण की उत्तर दिशा अब आप जानते हो तमिलनाडु में होता है। लास्ट वाला जो तट है अपना राम सेतु वहाँ बना हुआ है, तो वहाँ से उन्होंने उत्तर दिशा में छोड़ा और वो तीर सीधा कहाँ आया था? मरुकांतार प्रदेश में आया था। और जैसे ही वो तीर आया तो राजस्थान का सारा पानी सूख गया, इसलिए यहाँ पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान। ऐसी एक मान्यता है, यह आपको रामायण में सुनने को मिलेगी। तो वाल्मीकि ने राजस्थान का नाम क्या रख रखा था? मरुकांता। इसके बाद आपके लिखा हुआ है ब्रह्मवर्त। ये किसमें लिखा हुआ है? तो आप जब ऋग्वेद पढ़ोगे, वैसे तो कोई नहीं पढ़ेगा ऋग्वेद, फिर भी बता रहा हूँ, ऋग्वेद अगर आप पढ़ो तो उसमें आपको राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द मिलता है। इसके बाद थर्ड मैंने लिखा हुआ है राजस्थान। अब ये एक्चुअल में राजस्थान नहीं था, ये राजस्थान जो है किसी ना किसी रूप में कोई दूसरा वर्ड इसके पीछे जुड़ा हुआ था। तो इसमें सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ था अपने राजस्थानीय। आप देख पा रहे हो, आपको दिख रहा है आपको, वैसे इस बार बड़े बड़े लिखे हैं हमने, राजस्थानीय लिखा हुआ था। और ये कहाँ लिखा हुआ था? तो जो गोसुंडी का शिलालेख है जो 532 ईस्वी का है, और ये कहाँ स्थित है? आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। गोसुंडी का शिलालेख जगह है, वहाँ पर ये जो पहले क्या होता था कि जो भी मंदिर या जो भी किले बनाए जाते थे या फिर कोई और जो समाज के लिए कुछ बनाता था, तो उसमें अपने नाम का, जैसे आजकल शिलान्यास होते हैं, मंत्रियों के नाम लिखे जाते हैं, वैसे उस टाइम किसी राजा का लिखा जाता था। तो गोसुंडी का शिलालेख मेवाड़ के राजा थे अल्लट, उनके नाम पे लिखा हुआ था। तो उसमें राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द यूज हुआ है। पर्टिकुलर मतलब प्रॉपर राजस्थान नहीं है, ये राजस्थानी है, पर इसको अगर अपन तोड़े तो अपन राजस्थान देख सकते हैं। तो ये गोसुंडी का शिलालेख, इसका आपको सन याद रखना पड़ेगा। फैक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल। कहाँ स्थित है गोसुंडी का शिलालेख? चित्तौड़गढ़ में। दूसरा नाम आपको दिखेगा राजस्थानीय दित्य। यह किसी राजा की उपाधि के लिए यूज हुआ था, राजस्थानीय दित्य। अगर आप इसका वापस से संधि विच्छेद करो तो राजस्थानीय प्लस आदित्य, इस तरह से आप इसको तोड़ सकते हो। तो इसमें भी आपको प्रॉपर राजस्थान तो नहीं मिलेगा, पर राजस्थान से जुड़ा हुआ शब्द दिखने को मिलेगा। यह क्या लिखा हुआ था? यह लिखा हुआ था आपके बसंतगढ़ शिलालेख में, जो कहाँ स्थित है? सिरोही में है, और इसका सन क्या है? तो 625 ईस्वी का है। तो इस तरह से आपको राजस्थान अपभ्रंश के रूप में देखने को मिलता है। अच्छा, राजपुताना शब्द किसने यूज़ किया? अब आप राजपुताना भी सुनते ही हो, राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था मुगलों के टाइम पर। और मुगलों के बाद जब अंग्रेज आए थे अपने यहाँ पर, ब्रिटिशर्स का जब राज हुआ था, तो उन्होंने भी राजपुताना शब्द बहुत यूज़ किया था। वहाँ पे राजस्थान शब्द नहीं चलता था। तो राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम अपने को लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है? तो एक राइटर है जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस।
जिन्होंने बुक लिखी थी अपनी 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में लिखी थी, और इसका पब्लिकेशन, इसका प्रकाशन किया था विलियम फ्रैंकलिन नाम के आदमी ने। इनका एक दोस्त था विलियम फ्रैंकलिन, उन्होंने इसको पब्लिश करवाया। आपको याद रखना पड़ेगा, इसका पब्लिशर अलग है और इसका राइटर अलग है। राइटर कौन है? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस कौन है भाई? जॉर्ज थॉमस था जो एमपी है, एमपी में एक राजा थे दौलत राज सिंधिया करके, उनका ये कमांडर था। इसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जॉर्ज थॉमस की। जॉर्ज थॉमस एमपी के दौलत राज सिंधिया का कमांडर जॉर्ज थॉमस। इन्होंने सबसे पहले अपनी बुक में राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था, और ये बुक पब्लिश किसने करवाई थी? तो विलियम फ्रैंकलिन ने करवाई थी। और कब करवाई थी? 1805 में। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 नाम देखने को मिल रहे हैं, राजस्थान, रायथान और राजपुताना। ये वर्ड्स किसने यूज़ किए? अब देखो, राजपुताना जो है वो आपने पहले देख ली, राजपुताना जो है वो यूज़ किया था अपने जॉर्ज थॉमस ने। पर रायथान और राजस्थान, ये 2 नाम जो है वो एक अन्य राइटर ने यूज़ किया था, उसका नाम था जेम्स टोड। जेम्स टोड कौन था? राजस्थान की हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर, जिसने राजस्थान में क्या क्या हुआ इसके बारे में बहुत सारी जानकारी अपने को प्रोवाइड कराई। और आजकल जो राजस्थान की बुक्स लिखी जाती है हिस्ट्री के ऊपर, आपको जो डेटा मिल रहा है इन्हीं की बदौलत मिल रहा है। जेम्स टोड कौन थे? तो जेम्स टोड जो है, इनका कर्नल जेम्स टोड कहते हैं वैसे तो, पर ये एक्चुअल में कर्नल नहीं थे, ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और इनकी पोस्टिंग हुई थी एज अ पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट क्या होता है? तो जो पहले राजस्थान के राजा थे और ब्रिटिशर्स थे, राजस्थान में एक्चुअली ब्रिटिशर्स का राज नहीं था, पर ब्रिटिशर्स की तरफ से राजस्थान में या फिर जो भी राज्य है, जैसे मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, पर्टिकुलर रियासत में हर एक पॉलिटिकल एजेंट को वहाँ पर बिठाया जाता था। तो ये जो है जेम्स टोड जी, ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। फर्स्ट बार जब ये राजस्थान आए थे तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे। इनकी पोस्टिंग हुई थी उदयपुर में। उदयपुर के जो महाराणा जी थे उनके अंडर ये रहते थे, उनके साथ में ये काम करते थे। तो जेम्स टोड को यहाँ की जो है, यहाँ कल्चर देख के, यहाँ की जो हिस्ट्री है उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने इसके ऊपर एक पूरी बुक लिख डाली। एक नहीं है वैसे, 2 किताबें लिखी इन्होंने, पर उसमें से एक किताब का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। इस किताब में आपको 3 शब्द देखने को मिलेंगे। पहली बार फर्स्ट टाइम जब राजस्थान यूज़ हुआ था इन्हीं की किताब में यूज़ हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि सबसे पहले राजस्थान वर्ड यूज़ किसने किया? तो आपके जेम्स टोड ने किया था। कब किया था? 1829 में इनकी बुक आई थी, उसमें यूज़ किया था। रायथान शब्द किसने प्रयुक्त किया राजस्थान के लिए? यह भी आपको जेम्स टोड ही इसका आंसर देना है। और अगर आपसे पूछे राजस्थान का प्रयोग किसने किया, तो उसके लिए आप जॉर्ज थॉमस नाम के व्यक्ति को चूज़ करोगे। ठीक है, तो ये आपके नामकरण है। अच्छा, लास्ट में मैंने वापस से लिखा हुआ है राजस्थान। अब ये राजस्थान लास्ट में वापस क्यों लिखा? तो आपका जो वर्तमान में राजस्थान है, वर्तमान राजस्थान नाम कब पड़ा? तो यह पड़ा था जब इसका पूरा एकीकरण हो चुका था, इसका पूरा शेप फिक्स हो गया, इसकी जो बाउंड्री है वो फिक्स हो गई, तब आपने इसको राजस्थान नाम दिया। और कब दिया था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 आपको पता होगा ये कौन सा डे है? जब अपना संविधान लागू हुआ था, उस दिन की बात कर रहा हूँ मैं। उसी दिन राजस्थान को एक्चुअल राजस्थान नाम दिया गया। वैसे पहले भी राजस्थान ही बुलाते थे, पर जो रिकॉर्ड्स है उनमें राजस्थान छप चुका था इस पर्टिकुलर भूभाग के लिए। तो यह है इसके नाम की हिस्ट्री। अब अपन बताते हैं कि राजस्थान बना कैसे, राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। तो अगर आप थोड़े बहुत भी, आपने अगर 10th में या 11th में थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी हो, राजस्थान की एक बुक आती है राजस्थान अध्ययन करके, अगर आपने ढंग से पढ़ी हो, बिना ग्रेडिंग के, बिना चीटिंग के आप नंबर लाए हो कभी, तो आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान जो है पहले बहुत अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। इसमें मेवाड़ रियासत अलग थी, जहाँ हम अभी रह रहे हैं वो मेवाड़ रियासत का पार्ट था, और जोधपुर वाला जो पार्ट है वो मारवाड़ रियासत बोला जाता था। और अगर आप दक्षिण की तरफ जाओगे तो वहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सारे वागड़ में काउंट होते थे। और जयपुर वाला जो पार्ट है उसको ढूंढाड़ कहा जाता था, कोटा वाला हाड़ौती। तो ये सारी अलग अलग रियासतें थी। ये सारे पहले एक साथ नहीं थे। जैसे अभी राज्य अलग अलग बटे हुए, वैसे पहले रियासतें अलग अलग बटी हुई होती थी, और सबका जो राजा होता था वो स्वतंत्र रूप से शासन करता था। तो जब अंग्रेज जब चले गए और भारत को स्वतंत्रता मिली, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम के एक व्यक्ति ने, आप जानते ही होंगे वैसे, उन्होंने एक नया अपने लिए एक प्लान रखा है कि जो राजस्थान की रियासतें हैं उन सबको एक साथ लाया जाए और भारत का जो भूभाग है इसको फिक्स किया जाए।
तो उसको लिए उन्होंने एक रियासती विभाग की स्थापना करी। यहाँ मैंने लिखा हुआ है रियासती विभाग। कब बना था ये, इसका निर्माण जो एस्टैब्लिश कब हुआ था, ये जुलाई 1947 में एस्टैब्लिश हुआ। इसका काम क्या था, काम था कि जितनी भी रियासतें हैं उन सबको आपस में जोड़ें, उन सब की सीमा फिक्स करके और एक पर्टिकुलर भूभाग निश्चित करें। इस रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे, और इसका सचिव कौन था, तो वीपी मेनन नाम का एक व्यक्ति था जो इसका सचिव था। रियासती विभाग की स्थापना जुलाई 1947 में हुई थी। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन इसका अध्यक्ष था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और सचिव कौन थे, वीपी मेनन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने राजस्थान में एकीकरण के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करा इन्होंने काम करा राजस्थान का जो भूभाग था। अगर मैं आपको रफ आइडिया दूँ, राजस्थान वर्तमान में कुछ इस टाइप का दिखता है। राजस्थान की आकृति कैसी है, तो इसका क्वेश्चन आता है तो आप आंसर दोगे पतंगाकार इसकी आकृति है, विषम कोणीय चतुर्भुज इसकी आकृति है, तो लगभग ऐसा दिखता है। तो ये ऐसा किसकी वजह से दिखता है, ये इन दोनों जनों की वजह से दिखता है। इन्होंने खूब प्रयास किए थे राजस्थान को एक करने के। बाकी बहुत बार ऐसा भी मैंने सुना है या पढ़ा है मैंने एक्चुअल में कि जो जोधपुर है और जैसलमेर है वो पहले पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। मान लो अगर जोधपुर जैसलमेर मिले हुए होते तो राजस्थान कुछ ऐसा दिखता है, इस टाइप का, बेकार लगता है वैसे। उसके अलावा मैंने सुना था कि मेवाड़ मतलब ये उदयपुर वाला पार्ट, डूंगरपुर वाला पार्ट, ये सारे मिलके अपना एक नया राज्य बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस टाइप का राजस्थान दिखता है। तो शेप को, एक्चुअल जो राजस्थान का शेप है वो किसने प्रोवाइड किया आपको, तो इन दोनों ने प्रोवाइड किया था। कब किया था, तो जब अंग्रेजों ने डिसाइड किया था कि हम इंडिया को छोड़ के जाने वाले हैं, तो उसके जस्ट बाद ही स्वतंत्रता से पहले रियासती विभाग की स्थापना हुई थी, उसमें ये सब काम हुए थे। तो राजस्थान का जो स्वरूप है ये एक ही स्टेप में नहीं हुआ था, इसके टोटल 7 चरण माने जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 चरणों में राजस्थान, जो अभी आप राजस्थान देखते हो, जो आप नक्शा बाय करते हो, जिस नक्शे में आप फिल करते हो राजधानियाँ, उसका भौगोलिक प्रदेश, ये सारा फिल करते हो, तो ये आपको 7 चरणों के बाद मिला था। पहले चरण में क्या हुआ था, दूसरे में क्या हुआ था, ऐसे ये सारी की सारी बातें अपन एकीकरण में पढ़ेंगे। पर फिर भी मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूँ कि पहले में राजस्थान का जो है वो पूर्वी पार्ट इकट्ठा हुआ था। मतलब अगर ऐसा है राजस्थान, तो इधर वाला पार्ट पहले चरण में कंप्लीट हुआ था, फिर दूसरे में इधर वाला पार्ट इकट्ठा हुआ था, और तीसरे में उदयपुर भी मिल गया था, चौथे में जयपुर मिल जाता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग चरण थे। उसमें से उन 7 चरणों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चरण था वो था अपना जयपुर वाला। जयपुर वाला कब हुआ था, वो चौथे चरण में जयपुर जो है वो राजस्थान के अंदर शामिल होता है। चौथा चरण, पहले चरण में अलवर, करौली, भरतपुर ये वाली साइड्स अपने शामिल होती है। चौथे में जब जयपुर शामिल होता है तो जयपुर के महाराणाओं ने ये मांग रखी, महाराणा नहीं थे एक्चुअल में, महाराणा तो मेवाड़ के थे, जयपुर के राजाओं ने ये मांग रखी कि जयपुर को राजस्थान की जो है राजधानी बनाया जाए। तो राजधानी कब निश्चित की गई, जयपुर में चौथे चरण में निश्चित की गई। उससे पहले राजधानी कौन था, उससे पहले था उदयपुर। ये मैं वापस से कह रहा हूँ, हम आप एकीकरण में पढ़ाएंगे आपको। अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया रखना है कि चौथा चरण क्यों जरूरी है, क्योंकि चौथे चरण में राजस्थान की जो है वो सीमा निश्चित कर दी गई थी, और राजस्थान के लिए एक पीएम डिसाइड कर लिया गया था, और राजस्थान का जो है एक वो राजधानी निश्चित कर ली गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैपिटल और बाउंड्री और प्रधानमंत्री मतलब अभी का मुख्यमंत्री। तो ये तीनों जने डिसाइड होने के बाद किसी भी आप राज्य को, उसको राज्य बोल सकते हो, इसलिए इन्होंने प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान का राज्य के रूप में निर्माण कौन से चरण को माना गया था, तो चौथे चरण में माना गया था। ठीक है, चौथे चरण के बाद सबसे इंपॉर्टेंट वापस से दूसरा आता है आपके सातवां चरण। सातवां चरण लास्ट था। इस चरण के बाद राजस्थान में बाहरी ओर से कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ये सातवां चरण कब कंप्लीट हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था, अपनी आज़ादी के बहुत सालों बाद। आप 1956 देख लो। 1956 में क्या हुआ था, तो वर्तमान में क्या है कि अभी जो आबू है, माउंट आबू है, ये पहले राजस्थान में नहीं था, ये पहले गुजरात में मिला हुआ था। तो राजस्थान में आबू को मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान का बिल्कुल मिडल पार्ट है, जिसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है, अजमेर, वो पहले राजस्थान में नहीं था, पहले 6 चरणों में, पर 7वें चरण में इसको भी राजस्थान में शामिल किया गया। तो अजमेर, मेरवाड़ा, आबू और सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया है। सुनेल टप्पा क्या है, तो सुनेल टप्पा भी जगह का नाम है भाई, है ना। उसके अलावा अपना राजस्थान का एक पार्ट था सिरोंज करके, उस सिरोंज को एमपी राज्य में मिलाया गया। तो ये एमपी से लिया गया, वो एमपी को दिया गया। तो इस तरह से हिसाब बराबर किया हमने, और कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी हुई 30 मार्च 1949, और यहाँ लिखा हुआ है 1 नवंबर 1956। अगर आप ये डेट देखोगे तो आपको सुनी सुनी लगेगी।
वर्तमान में जो राजस्थान दिवस मनाया जाता था, वर्तमान की नहीं कह रहा हूँ, पहले की बात करता हूँ, राजस्थान दिवस जो मनाया जाता था वो 30 मार्च को मनाया जाता था। 30 मार्च को ऐसा क्या हुआ था, कोई स्पेशल डेट थी क्या? स्पेशल डेट तो थी, जयपुर आके मिला है तो स्पेशल डेट तो होनी है, पर 30 मार्च को उस दिन चैत्र शुक्ल एकम, यह आपकी तिथि थी। 30 मार्च 1949 को चैत्र शुक्ल एकम तिथि थी। तो उस दिन के उपलक्ष्य में इन्होंने चौथे चरण में जयपुर को और इनको मिलाया था। तो मैं एक तरफ से मुहूर्त देख के मिलाया था। तो उसी दिन से अपन राजस्थान दिवस मनाने लग गए हैं। 30 मार्च 1949 के बाद से हम इसको 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाने लग गए। पर एक्चुअल में इसका रीज़न ये था कि उस दिन चैत्र शुक्ल एकम थी, इसलिए राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब वर्तमान में जो है प्रधान, जो भी अपने मुख्यमंत्री है, भजन लाल जी शर्मा, उन्होंने 30 मार्च को फिक्स ना करके चैत्र शुक्ल एकम को राजस्थान दिवस घोषित किया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि अभी जो इस साल का 2025 का जो राजस्थान दिवस है वो किस डेट को मनाया गया। 30 मार्च नहीं थी, किस डेट को मनाया गया वो आप कमेंट करके बताना। इसके अलावा 1 नवंबर 1956 आपको ध्यान रखना है, ये भी राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 नवंबर 1956। अब यहाँ ये आपकी जो क्लास है उसको मैं एंड करूँगा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको फिर भी लग रहा हो कुछ कि ये नाम मैंने कभी सुने नहीं है, वैसे बेसिकली तो मैंने उनका जो छोटा मोटा इंट्रोडक्शन था वो दे दिया था। फिर भी कुछ रह जाए तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं अगर डिटेल में कुछ बताना हो तो भी बोल सकते हो। इसके अलावा अच्छा एक चीज़ और, यहाँ मैंने लिखा हुआ है आज़ादी के समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है चीज़ है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो राजस्थान है वो पहले अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। तो अलग अलग रियासतें थी, तो टोटल कितनी थी सर? तो ऐसी कुल मिला के 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? अभी जैसे होता है वैसे। पहले क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो दिल्ली में बैठे थे, वो उनका डायरेक्ट यहाँ पर शासन हुआ करता था। तो वो केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो आपका अजमेर था, इसलिए वो लास्ट में मिला था। अजमेर का अपना अलग से अस्तित्व था। 3 ठिकाने थे जिसमें अपने एक कुशलगढ़ ठिकाना था, एक नीमराणा था। ये सब अपन बातें एकीकरण के टाइम पे करेंगे। फिर भी मैं आपको मोटा मोटे आइडिया दे देता हूँ कि आज़ादी के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये सारे मिल के अपना जो वर्तमान राजस्थान है यह बना था। ठीक है, कब बना था? तो आपको याद रखना है कि ये इसका निर्माण, जो पूरा निर्माण है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जबकि अपन राजस्थान दिवस कब मनाए जाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं उसका रीज़न भी मैंने दे दिया, क्योंकि इस दिन इसकी प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के रूप में राजस्थान का निर्माण हो चुका था, इसलिए अपन इसको 30 मार्च को मनाते हैं। पर अब नहीं मनाएंगे, अब अपन चैत्र शुक्ल एकम को मनाएंगे। अब बाहर से कुछ ऐड नहीं हो सकता है क्या? अपन राजस्थान का स्वरूप बदलना चाहे तो आपकी इच्छा हुई कि सर ये जो है इधर वाला पार्ट ये राजस्थान का ज़्यादा लगता है, एमपी का कम लगता है, आप कर सकते हो। अभी भी संविधान में इसका उल्लेख है, किसी भी राज्य की सीमा को तोड़ा या उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। पर आजकल ऐसा होता नहीं है। आप या तो सीधा सीधा राज्य टूटेगा। अभी आपने देखा होगा तेलंगाना स्टेट बना था तो वो आंध्र प्रदेश से टूटा था। तो इस तरह से बाहरी स्वरूप में भी परिवर्तन संभव है, आंतरिक स्वरूप में भी परिवर्तन संभव। आंतरिक स्वरूप का उदाहरण आपको मैं प्रतापगढ़ की याद दिलाता हूँ। प्रतापगढ़ जब जिला बना था 2008 में, तो वो आंतरिक स्वरूप में परिवर्तन ही था। चित्तौड़ से टूटा, थोड़ा सा उधर से टूटा, है ना, डूंगरपुर से, तो वो आंतरिक स्वरूप में परिवर्तन। तो किसी भी राज्य के आंतरिक स्वरूप में और बाहरी स्वरूप में अभी परिवर्तन किया जा सकता है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये आपका टोटल जो मैंने लिखा हुआ है वो सारा बता दिया है। फिर भी कोई वर्ड छूट जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो हमें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या हमारी तरफ से कुछ जल्दबाजी दिखाई गई हो तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हो। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे जो भी चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। इससे हम आपको नए नए अपडेट्स आपको प्रोवाइड करेंगे और आपकी जो लर्निंग है उसको बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।